हेलो दोस्तों, सोनी एजुकेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन में हम जो है 19वीं शताब्दी में भारत में हुए प्रमुख रूप से जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसे हम आगे जिस तरह से हम जो है बातें करते आए हैं अब तक, ऐसे ही हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ताकि इस टॉपिक में से आने वाले जितने भी सवाल हैं वो हमारी एग्ज़ाम में जो है सभी जो है हमारे एग्ज़ाम में सही हो, इस तरह से ही हम बात करेंगे। जैसे धार्मिक सामाजिक आंदोलन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस जो समय में 19वीं शताब्दी में भारत में जो है ये जो समय कहलाता है वो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का काल कहलाता है। पुनर्जागरण का काल मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से भारत में पाश्चात्य जो है शिक्षा का प्रसार होता है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से जो है युवाओं के मन में जो है एक नई जो है युवाओं के मन को एक नई दिशा मिलती है। इस नई दिशा से युवाओं का मन जो है अब जो है सामाजिक मूल्यों पर या धार्मिक मूल्यों पर नए से चिंतन करने की जो है हम कह सकते हैं कि एक शुरुआत इनको यहाँ से मिलती है। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति से या पाश्चात्य जो हम कह सकते हैं शिक्षाओं से उन्होंने जो है मानववाद को या उदारवाद की भावना इनके अंदर जगती है। उदारवाद की भावना जगती है तो इनका मन जो है अब जो प्रचलित जो भारत में धार्मिक रीति रिवाज थे उनके बारे में इनका जो है चिंतन जो है चालू हो गया था। उन धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में युवाओं का मन अब जो है यानी हम कह सकते हैं कि उनके बारे में सोचने लग गए थे कि क्या ये जो रीति रिवाज हैं इन रीति रिवाजों के साथ हम अपने देश को क्या आगे ले जा सकते हैं, क्या ये रीति रिवाज हमारे जो है स्वतंत्रता के इस महान जो है संग्राम के आगे आ रहे हैं। तो इन सब बातों के लिए जो है जो प्रभाव पड़ता है वो पाश्चात्य संस्कृति का पाश्चात्य शिक्षा का पड़ता है। पाश्चात्य शिक्षा आने से आपको मैं बताऊं 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जी हाँ मेरे दोस्तों, 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में जो है सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति रखते हैं। क्यों रखते हैं? इनको ये पता लगता है कि इनको ये मन में ये रहता है कि अगर हम इस जगह हस्तक्षेप करेंगे भारत के सामाजिक मूल्यों में, धार्मिक मूल्यों में, अगर हम जो है भारतीय लोगों के सामाजिक और धार्मिक मूल्यों में अगर हम हस्तक्षेप करते हैं किसी भी तरह का, तो भारत का एक रूढ़िवादी वर्ग जो है वो हमारे जो है खिलाफ हो जाएगा, हमारे विरोध में आ जाएगा। और जो है अगर वो रूढ़िवादी वर्ग हमारे विरोध में आ जाएगा तो हमारे लिए कहीं ना कहीं भारत में जो है यानी कि व्यापार करना और भारत में अपना शासन करना कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देगा। इसलिए इन्होंने हस्तक्षेप की नीति जो है बनाए रखते हैं कि इन दो जगहों पर हस्तक्षेप करना ही नहीं है, ना सामाजिक मूल्यों को छेड़ना है इनके, ना धार्मिक मूल्यों को छेड़ना है। ठीक है, पर ये जो है इनकी नीति बहुत समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि भारत में अगर शासन स्थापित करना है तो कहीं ना कहीं जो है, और अगर भारत में अगर हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी मजबूती स्थापित करनी अगर मेरा कहने का मतलब है कि अगर और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी जो है भारत में जो है मजबूती से भारत में जो है अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा, तो उसको कहीं ना कहीं जो है पाश्चात्य जो है शिक्षा को यहाँ पर लाना पड़ेगा। क्योंकि उसको भारत का एक ऐसा युवा वर्ग चाहिए, भारत का एक ऐसी जो है हम कह सकते हैं कि ऐसा वर्ग चाहिए जो अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ा लिखा हो, अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा में जो है वो संपन्न हो, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के काम जो है भारत में संभाल सके। तो वो कुछ जो है हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को ट्रेंड करता है, पाश्चात्य जो है शिक्षा में जो है उनको जो है पाश्चात्य शिक्षा देता है। इस कारण से नहीं देता है ताकि जो है सामाजिक मूल्यों का जागरण हो, या हम कह सकते हो कि मानवता के अधिकारों के बारे में जो है मानवता के अधिकारों के बारे में उसको पता चले, बिल्कुल नहीं। उसको एक इस तरह का वर्ग बनाना था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा कर सके। ठीक है, और उसके लिए उसको अंग्रेजी आना जरूरी था। तो इस तरह से पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य जो है शिक्षा आने से वहां के जो है यानी कि
वहाँ की जो शिक्षा भारत में जब आती है तो ये मध्यम वर्ग के जो लोग थे उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। मध्यम वर्ग के लोग जो है भारत में चल रही जो वर्षों से कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों के बारे में अब जो है चिंतित हो चुका था कि इन कुरीतियों को हमको जो है जकड़ लिया है, और जब हमको इन कुरीतियों ने जकड़ लिया है, हमारी इन जो है गलत प्रथाओं ने हमको जकड़ लिया है, तो हमको ये जो है कभी भी ये स्वतंत्रता नहीं दिला सकती है। तो पहले हमें जो समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, कुरीतियां क्या है समाज में हमारी, जो उस समय जो व्याप्त कुरीतियां क्या थी, उस समय व्याप्त कुरीतियां थी सती प्रथा, बहु विवाह, ठीक है, बाल विवाह, ठीक है, पर्दा प्रथा, ठीक है, इस तरह की जो है पुरोहितवाद, ये सारा का सारा जो है हम कह सकते हैं कि ये भारत में उस समय चल रही प्रचलित जो है कुरीतियां थी। तो इन कुरीतियों को जो है भारत का जो एक ऐसा युवा वर्ग, जो मध्यम वर्ग का युवा वर्ग था, वो कहीं न कहीं यहाँ पर इन कुरीतियों को दूर करके और चल रही जो सदियों से जो चल रही जो प्रथाएं थी उनको जो है उनमें बदलाव करना चाहता था, उनमें जो है चेंज करना चाहता था। और इसी बदलाव और चेंज और इसी बदलाव की कड़ी में भारत में जो है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन होता है 19वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हमने ये बात समझी कि किस परिप्रेक्ष्य में जो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन की जो है बुनियाद पड़ती है। तो इसका एक बड़ा कारण आपको कभी भी कोई पूछ ले तो उसका बड़ा कारण है पाश्चात्य शिक्षा का भारत में आना, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पाश्चात्य शिक्षा का भारत में आना। देखो, भारत में जो है प्राचीन काल से आक्रमण होते आए हैं। मैं आपको एक चीज और समझा दूं, भारत में प्राचीन काल से आक्रमण होते आए हैं, पर जो भी आक्रांता थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया वो भारत की संस्कृति में, भारत के ही रंग रूप में ढल गए थे और वो भारतीय ही हो गए थे। पर जो है अंग्रेज थे, उनके साथ क्या था, अंग्रेज कभी भी भारतीय नहीं हुए, उनका भारतीयकरण कभी भी नहीं हुआ। वो हमेशा जो है हम कह सकते हैं कि भारत में आए, कभी उनका मन भारतीय नहीं बना। वो भारत में आए, व्यापार करने के लिए आए और फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर अपना जो है यानी कि राजनीतिक अवस्था भारत की ऐसी है, यहाँ पर हम अपना शासन चला सकते हैं। तो उन्होंने शासन किया हम पर कभी भी वो भारतीय जो है मूल्य को या भारतीय रीति रिवाजों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो हमेशा वो कैसे रहे, एक बाहरी व्यक्ति की तरह भारत में रहे। बाकी जो भी आक्रांता आए वो भारतीय रीति रिवाजों, भारतीय रंग रूप में बदल गए थे, वो भारतीय ही हो गए थे, अंग्रेज कभी भारतीय नहीं हुए। ठीक है, तो ये बड़ा डिफरेंट यानी कि हम कह सकते बड़ा अंतर था सभी आक्रांताओं के मध्य। और अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो बिल्कुल अंग्रेज सभी आक्रांताओं से अलग थे। उन्होंने भारत पर शासन किया, कभी भारतीय होकर शासन नहीं किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से, जैसे इसी कड़ी में जो है हम राजा राममोहन राय को लेंगे। राजा राममोहन राय जो है भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं भारत में। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे माना जाते हैं, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जो थे वो प्रजातांत्रिक मूल्यों, मानवतावादी मूल्यों को भारत में प्रचार प्रसार करना चाहते थे। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा से जो है प्रजातांत्रिक मूल्य और मानवतावादी मूल्यों को सीखा और मानवतावादी मूल्यों को सीखकर इन्होंने जो है भारत में इसकी वकालत की, अंग्रेजों को जो है इसके लिए विवश किया कि भारत में भी जो है प्रजातांत्रिक मूल्य, मानवतावादी मूल्य जो है आने चाहिए। ठीक है, तो राजा राममोहन राय हम कह सकते हैं अपनी पत्रकारिता से इन्होंने जो है भारतीय युवा मानस को जो है एक नई दिशा दी और अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, यानी कि पत्रिकाओं के माध्यम से भारतीय दुख दर्द को, उस समय व्याप्त भारतीय दुख दर्द को जो है उसमें उल्लेखित किया। तो कहने का मतलब ये है भारतीय पत्रकारिता का भी युग दूत कहा जाता है। ठीक है, तो इनको अग्रदूत कहा जाता है, युग दूत कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस ने इनको युग दूत कहा है। ठीक है, भारतीय हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है इनको। ठीक है, आधुनिक भारत के निर्माता कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पिता कहा जाता है इनको। तो राजा राममोहन राय जो है, हम सब ने राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा है, आज से पहले भी पढ़ा है हमने जो है
इतिहास में हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी समय में राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ता है। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल भी हमारे लिए ये नई बात नहीं है राजा राम मोहन राय के विषय में पढ़ना। तो आज हम चालू करते हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन में हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय, जी हाँ मेरे दोस्तों, जन्म इनका कहां हुआ? राधानगर, ठीक है। जन्म इनका होता है राधानगर में। राधानगर, राधानगर कहां है? हुगली डिस्ट्रिक्ट, बंगाल में। तो हुगली डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का, हुगली जिला, ठीक है, बंगाल। तो बंगाल के हुगली जिले में इनका जन्म होता है राधानगर में, ठीक है। जब ये आप देखिए कि ये जो है 15 या 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है फारसी, अरबी और हिंदी में जो है महारत हासिल कर ली थी, ठीक है। तो फारसी, हिंदी में इन्होंने महारत हासिल कर ली थी। जैसे मैं आपको बताता हूं कि ये जो है भारत में जो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के क्या माना जाते हैं? अग्रदूत माने जाते हैं। तो इनको क्या क्या उपनामों से जाना जाता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आधुनिक भारत का इनके उपनाम क्या है? ठीक है, उपनाम है आधुनिक भारत के प्रथम पुरुष, ठीक है। तो आधुनिक भारत के प्रथम पुरुष के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों ये क्या है? आधुनिक भारत के प्रथम पुरुष माने जाते हैं, यानी कि ये ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने जो है सदियों से चल रही कुरीतियों के खिलाफ जो है, यानी कि कुरीतियों के खिलाफ खड़े हुए और जो है समाज में चल रही और धर्म में चल रही व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। और इन्होंने आवाज उठाई तो समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। ये एक प्रथम व्यक्ति थे जो बंगाल से थे। बंगाल में इनका जन्म हुआ, जैसे मैंने बताया हुगली जिले में जन्म हुआ, जन्म राधानगर में हुआ। 1772 ईस्वी में इनका जन्म होता है। तो इनका जन्म 1772 होता है, 72 ईस्वी में होता है। आधुनिक भारत के प्रथम पुरुष कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, ठीक है। इसके बाद इनको क्या कहा जाता है? इनको जो है हम कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पिता। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पिता ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पिता। उसके बाद में आधुनिक भारत के निर्माता, ठीक है, आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा आदि नामों से इनको जो है पहचाना जाता है। तो ये किन किन नामों से, उपनामों से जाना जाता है कि आधुनिक भारत के प्रथम पुरुष, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पिता, आधुनिक भारत के निर्माता और भोर का तारा। इन नामों से इनको जाना जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये इन नामों से जो है जाने जाते हैं। और राजा राम मोहन राय, जैसे मैंने कहा कि प्रजातंत्रवादी सोच को, मानवतावादी सोच को इन्होंने जो है हमेशा इसकी वकालत की है, ठीक है। तो इन्होंने इसकी हमेशा वकालत की है। इन्होंने 1803 से लेकर 1814 तक, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम भी किया है। तो अगर मैं बात करूं इनकी, तो 1803 से लेकर 1814 तक जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया है। EIC लिखता हूं, EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया, ठीक है, में काम किया। इन्होंने जो है 1803 से लेकर 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने काम किया।
ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने, जब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो है इस्लाम से जो है, इन्होंने, मैंने कहा ना कि इन्होंने जो है खूब जो है साहित्य पढ़ा, इनको कई भाषा का नॉलेज था। नॉलेज में हम कह सकते हैं कई भाषाओं का ज्ञान था। कई भाषाओं के ज्ञान में अगर मैं बात करूं, अरबी का ज्ञान था, इनको फारसी का ज्ञान था, इनको संस्कृत का ज्ञान था, इनको लैटिन का ज्ञान था, इनको जो है फ्रेंच का ज्ञान था, और इनको इंग्लिश का ज्ञान था, और संस्कृत के तो ये महान पंडित थे, ठीक है, हिंदी का ज्ञान था। इन सभी भाषाओं के ये महारथी थे, इन सब भाषाओं का इनको क्या था, ज्ञान था या नॉलेज था। तो इन्होंने जो है इस्लाम से जो है एकेश्वरवाद की जो है शिक्षा ली। तो इन्होंने इस्लाम से क्या लिया, इस्लाम से एकेश्वरवाद, इस्लाम के एकेश्वरवाद से ये प्रभावित हुए। तो ये प्रभावित किससे हुए, एकेश्वरवाद से। तो इस्लाम के एकेश्वरवाद से ये प्रभावित हुए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये सूफी में जो है रहस्यवाद से, तो हम कह सकते हैं कि सूफी मत के रहस्यवाद से ये प्रभावित होते हैं। तो सूफी मत के रहस्यवाद से ये प्रभावित होते हैं, तो हम कहेंगे कि सूफी मत में जो रहस्यवाद है, सूफी मत में जो रहस्यवाद है, ठीक है, उससे ये प्रभावित हुए, ठीक है। तो इस्लाम के एकेश्वरवाद से, सूफी मत के रहस्यवाद से। अगर हम बात करते हैं कि ईसाई के, तो ईसाई के इनके नीतिपरक शिक्षा थी, जो नीतिपरक शिक्षाएं ईसाई धर्म में जो मिलती है, उनसे ये प्रभावित है। तो ईसाई धर्म में अगर हम बात करें तो ईसाई धर्म में ये नीतिपरक शिक्षा जो थी, इनसे ये प्रभावित हुए। तो नीतिपरक शिक्षा से जो है ये प्रभावित होते हैं, नीतिपरक शिक्षा से प्रभावित होते हैं। अगर हम बात करके कि पश्चिमी, जो हम कह सकते हैं पश्चिमी संस्कृति से, और पश्चिमी संस्कृति से ये क्या है कि ये मानवतावाद या उदारवाद के गुणों से प्रभावित हुए। तो उदारवाद से प्रभावित हुए, ठीक है। तो ये उदारवाद से प्रभावित हुए। तो इस्लाम का जो एकेश्वरवाद है, इनको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है इस्लाम का एकेश्वरवाद। तो ये बहु जो है, हम कह सकते हैं कि बहुदेवत्व के सिद्धांत को जो है ये खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, और ये एकेश्वरवाद की वकालत करते हैं, और सर्वधर्म संभव और सर्वधर्म जो है समानता की बात ये करते हैं कि सभी धर्म समान हैं। और इस्लाम के एकेश्वरवाद, यानी अगर कोई व्यक्ति एकेश्वरवाद की अगर कोई वकालत करता है, इसका मतलब है कि ये जो है बहुदेवत्व के सिद्धांत को जो है ये खंडन करते थे। इसका मतलब है ये बहुदेवत्व के सिद्धांत को नहीं मानते थे, ये सिर्फ एकेश्वरवाद के सिद्धांत को मानते थे कि ईश्वर एक है। मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया, पुरोहितवाद का इन्होंने खंडन किया, अवतारवाद का खंडन किया। तो आप देखेंगे कि आगे चलकर जो ब्रह्म समाज बनता है, इनके द्वारा जो स्थापित जो ब्रह्म समाज होगा, वो किन किन मूल्यों की बात करता है, उसका उद्देश्य क्या होगा, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको, हमने देखा कि ये किन किन मतों से प्रभावित हुए अपने जीवन में। इस्लाम के एकेश्वरवाद से प्रभावित हुए, सूफी मत के रहस्यवाद से प्रभावित हुए, ईसाई के नीतिपरक जो है शिक्षाओं से प्रभावित हुए, और पश्चिम संस्कृति के उदारवाद से प्रभावित हुए। तो अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो है सामाजिक क्षेत्र में किन किन जगह जो है इन्होंने जो है सामाजिक क्षेत्र में चल रही जो कुरीतियां थी, इन पर भी उन्होंने ये प्रहार किया। सामाजिक क्षेत्र में चल रही कुरीतियां कौन कौन सी थी? सामाजिक क्षेत्र में चल रही कुरीतियां जो हम कह सकते हैं, जो गलत प्रथाएं थी, उसमें सती प्रथा, बहुविवाह प्रथा, और हम कह सकते हैं सती प्रथा होगी, बहुविवाह प्रथा होगी, विधवा विवाह जो प्रथा थी, यानी कि विधवा विवाहों के लिए जो है, विधवाओं के विवाह के लिए जो है इन्होंने जो है बहुत बड़ा आंदोलन भी जो है क्रिएट किया था कि विधवाओं का भी जो है विवाह जो है, विधवा अगर कोई जो है महिला अगर विधवा हो गई है तो उसको विवाह करने का अधिकार है। किसी भी जो है हम कह सकते हैं कि किसी भी धर्म में, कोई सी भी धर्म बुक में इसके खिलाफ कोई बात नहीं लिखी हुई है। तो ये अगर मैं कहूं कि इन्होंने सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यागमन,
जातिवाद, ये इन सामाजिक रीतियों, सामाजिक प्रथाओं पर इन्होंने क्या किया, विरोध किया। तो ऐसी कौन सी सामाजिक प्रथा थी जिन्होंने इन्होंने विरोध किया? तो सामाजिक प्रथा जो थी, प्रथा का जो विरोध किया इन्होंने, कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है तो मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि इन्होंने जातिवाद पर जो है, जातिवाद यानी कि भारत पे चल रहे इस जातिवाद सिस्टम पर इन्होंने जो है सवाल खड़े किए। ये जातियों को नहीं मानते थे, ये किसी जो है धर्म विशेष को नहीं मानते थे, तो इन्होंने जातिवाद का खंडन किया। तो भारत में चल रही जो जितने भी भारत में चल रहा जो जातिवाद था उस समय का, उस जातिवाद का इन्होंने जो है खंडन किया। तो आप मान सकते हो कि उस शताब्दी में कोई व्यक्ति खड़ा होकर समाज के सामने जाति प्रथा पर सवाल उठाता है तो वो कितना बड़ा इंसान रहा होगा, उसकी सोच उस समय कितनी बड़ी रही होगी। आज भी हम जाति प्रथा के खिलाफ खुलकर नहीं बोल सकते, ये सच्चाई है दोस्तों, ठीक है। तो जातिवाद, सती प्रथा पर इन्होंने सवाल खड़े किए। सती प्रथा में तो इनकी जो, यानी कि 1811 में इनकी जो है इनका भाई था जगमोहन, इनके भाई, बड़े भाई जगमोहन थे, उनके चले जाने पर इनकी भाभी ने जो है इनकी भाभी खुद सती हो गई थी। इससे उनका मन जो है व्यथित हो गया दोस्तों, मन इतना व्यथित हुआ कि 1818 में उन्होंने जो है सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चला दिया। और जब सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया तो आप देखते हो कि 1829 में उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक ने जो है 1829 में सती प्रथा निषेध कानून लेकर आता है। और सती प्रथा निषेध कानून जब लेकर आता है तो रूल नंबर 17 जो आता है वो सती प्रथा निषेध कानून 1829 विलियम बेंटिक जो है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, गवर्नर जनरल उस समय का विलियम बेंटिक उस समय जो है इनके प्रयासों से जो है एक कानून पारित करवाता है और उसका नाम क्या होता है, सती प्रथा निषेध कानून और एक्ट नंबर या रूल नंबर 17, ठीक है। तो सामाजिक प्रथा का विरोध किया जिसमें मैंने बताया जातिवाद, सती प्रथा और बहुविवाह, ठीक है, बहुविवाह, वेश्यागमन, ये इन बातों पर इन्होंने जो है जोर दिया। इन बातों का सामाजिक मूल्यों पर अगर हम बात करें तो इन्होंने सामाजिक मूल्यों पर इन बातों का विरोध किया। अगर हम बात करें कि धार्मिक मूल्यों पर, तो धार्मिक में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक बातों में इन्होंने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक प्रथा का विरोध इन्होंने मूर्ति पूजा का किया। किसका किया? मूर्ति पूजा का। तो इन्होंने ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, तो मूर्ति पूजा का इन्होंने खुलकर खंडन किया। जी हां मेरे दोस्तों, तो इन्होंने मूर्ति पूजा का खुलकर खंडन किया। अब हम बात करते हैं यहां से जो है हमारा जो अगला विषय है, इसी टॉपिक में हम बात करते हैं कि ये किन किन भाषाओं को जानते थे। तो ये जो है बहुत, हम कह सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं का इनको जो है ज्ञान था। तो अलग अलग भाषाओं का अगर मैं ज्ञान की बात करूं तो इनको जो है अलग अलग भाषाओं का जो है ज्ञान था, ठीक है। तो अलग भाषा में, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इनको जो है अगर हम बात करें प्राच्य भाषा, प्राच्य भाषा की अगर मैं बात करूं तो इनको जो है हम कह सकते हैं लैटिन, अरबी, ठीक है, लैटिन, ठीक है, अरबी और हम कहेंगे हिब्रू, अंग्रेजी, या हम कह सकते हैं भाषाओं का ज्ञान ही अगर मैं कहूं आपको तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। भाषाएं जो था, भाषाई ज्ञान इनको जो था ज्ञान, तो लैटिन, अरबी, हिब्रू, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी तथा हिंदी, इतनी भाषाओं को जिस व्यक्ति को नॉलेज हो, वैसे स्थानीय भाषा अगर बंगाली की बात करें तो इनका बंगाली भी आती थी। तो लैटिन, अरबी, हिब्रू, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी तथा हिंदी,
का इनको नॉलेज था। अंग्रेजी तो जब इन्होंने सीखी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने काम किया, तब उस समय इन्होंने जो है अंग्रेजी सीख ली थी। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे 1818 में इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ जो है आंदोलन चलाया, और 1800 जो हम कह सकते हैं कि 29 में, तो 1829 में इन्हीं के प्रयास से 1829 में इन्हीं के प्रयास में सती प्रथा निषेध कानून लागू हुआ। निषेध कानून, ठीक है, सती प्रथा निषेध कानून, ठीक है। और रूल नंबर हम कह सकते हैं कि नियम कौन सा था, नियम 17। तो इसमें अगर आपको नियम पूछ लें तो इसका नियम कौन सा था, ये नियम 17 के तहत 1829 का नियम 17 जो था वो किसके लिए था, क्योंकि 1829 में बड़ा जो है एक हम कह सकते हैं एक बड़ा कानून निकल कर आया सामने, उसमें अलग अलग विषय पर बातें थी। तो जो रूल नंबर 17 था इस एक्ट का, वो किससे संबंधित था, सती प्रथा के संबंधित था। तो आपको ऐसे समझना है कि कोई भी एक्ट बनता है उसमें अलग अलग विषय पर बात होती है। तो सती प्रथा पर जो है नियम नंबर 17 में बात हो रखी थी, ठीक है। इसका मतलब ये है, हमको ऐसे समझना चाहिए। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल जी कर रहा हूं, जी का मतलब होता है गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिक। कौन थे, विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय, ठीक है। अब जो है हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने जो है, हम बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय ने कुछ किताबें लिखी। उन किताबों के बारे में मैं बात कर लेता हूं कि इन्होंने जो है कुछ अपने मैसेज देने के लिए, लोगों में अपना संदेश देने के लिए कुछ किताब लिखी। किताब में इन्होंने जो है, यानी कि अगर मैं इनकी किताबों के बारे में बात करूं तो एक इनकी किताब थी हिंदू उत्तराधिकारी नियम। ये भी इन्होंने एक किताब लिखी, हिंदू उत्तराधिकारी नियम, ठीक है। ये इन्होंने एक किताब लिखी, हिंदू उत्तराधिकारी नियम। फिर इन्होंने जो है ईसा के नीति वचन व शांति, एक इस तरह की किताब लिखी, ईसा के नीति वचन शांति, नीति वचन शांति व खुशहाली, शांति व खुशहाली, ये इन्होंने एक और किताब लिखी। तो हिंदू उत्तराधिकारी नियम नामक एक किताब लिखी इन्होंने, पुस्तक। ईसा के नीति वचन शांति व खुशहाली नामक एक किताब लिखी, जिसको प्रिसेप्ट ऑफ जीसस बोला जाता है। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, पीस एंड हैप्पीनेस। इसका इंग्लिश में कभी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, पीस एंड हैप्पीनेस। इस किताब का नाम क्या है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, पीस एंड हैप्पीनेस। कभी कभी मैंने देखा है इस किताब के लिए अंग्रेजी शब्द आ जाता है, तो आपको अंग्रेजी शब्द बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्या है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है, पीस एंड हैप्पीनेस। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो है कुछ पत्रिकाओं के बारे में भी, पत्रिका भी इन्होंने जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कुछ पत्रिका भी इन्होंने जो है संपादन किया, कुछ पत्रिका भी इन्होंने निकाली। इन पत्रिकाओं के माध्यम से जो है, मैंने कहा ना कि ये अग्रदूत कहा जाते थे, पत्रकारिता के अग्रदूत कहा जाते, यानी कि कहा गया है इनको, क्योंकि इन्होंने पत्रिकाओं का सहारा लिया, जिसके माध्यम से इन्होंने जो है इन प्रथाओं पर, भारत में चल रही इन प्रथाओं का जो है पुरजोर खंडन किया, और जो है ब्रिटिश शासक को, भारतीय जनमानस को, भारतीय मध्यम वर्ग को इन्होंने जो है चेताया कि इसके खिलाफ खड़े हो, ये हमारे कहीं न कहीं हमको जो है ये प्रतंत्रता की तरफ ले जा रहे हैं। यदि हम इन चीज़ों से बाहर नहीं आए तो हम भारत में जो है हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते थे। फिर भी जो है इन्होंने मुखर रूप से कभी स्वतंत्रता की बात नहीं की, खुलकर कभी इन्होंने स्वतंत्रता की बात नहीं की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो है पत्रिका में अगर हम बात करें तो संवाद कुमोदी एक ऐसी पत्रिका जो जिसका भारत में ही प्रकाशन
संपादित और संचालित। किसी भारतीय द्वारा पहली मैगजीन थी जो भारत में प्रकाशित हो रही थी, भारत में संपादित हो रही थी और भारत में ही संचालित हो रही थी। तो भारतीय द्वारा प्रथम प्रकाशित, संचालित तथा संपादित, भारतीय द्वारा प्रथम प्रकाशित, संचालित तथा संपादित पत्रिका थी ये। तो संवाद कुमुदी, ये जो है संवाद कुमुदी जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि यानी कि ये एक ऐसी हम कह सकते हैं कि पत्रिका थी जिसके माध्यम से ये अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे। अब हम बात करते हैं, इन्होंने जो है फारसी भाषा में जो है मीरातुल नामक एक अखबार की भी या एक पत्रिका की भी जो है शुरुआत की थी। फारसी भाषा में कौन सा? मीरातुल अखबार, ठीक है। फारसी भाषा में इन्होंने जो है मीरातुल अखबार किसमें था? मीरातुल अखबार हम कह सकते हैं अखबार जो था वो फारसी भाषा का था, इनका फारसी भाषा। तो फारसी भाषा का मीरातुल अखबार भी इन्होंने जो है शुरुआत की थी। अब हम बात करते हैं तुहाफत उल मुवाहिदीन, एक और इन्होंने एक जो है पुस्तक जो है, मैं एक पुस्तक के बारे में जो है आपको बताना चाहता हूं कि इनकी एक पुस्तक है, ठीक है, जो अभी मुझे तुहाफत उल मुवाहिदीन, तुहाफत उल मुवाहिदीन का मतलब यह है एकेश्वरवाद को भेंट, एकेश्वरवाद को भेंट। तो ये जो है एक ऐसा किताब है, एकेश्वरवाद को उपहार या एकेश्वरवाद को भेंट। ये फारसी यानी ये अरबी भाषा में लिखी हुई इनकी ये किताब थी। तो इसकी भाषा कौन सी थी? अरबी भाषा में लिखी हुई किताब, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एकेश्वरवाद को उपहार, एकेश्वरवाद को उपहार, ठीक है। तो एकेश्वरवाद को उपहार नामक इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी। ये मेरे दिमाग में चल रहा था तो मैंने आपको बताई। तुहाफत उल मुवाहिदीन थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आपको इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये किताबें क्या है? अरबी भाषा की किताबें हैं और अरबी ही ये शब्द हैं, तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां से जो है इन्होंने जो है 1817 में, ठीक है, 1817 में इन्होंने जो है कलकत्ता में यानी कि हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। तो 1817 में इन्होंने कलकत्ता में किसकी कॉलेज की स्थापना की? हिंदू कॉलेज की। तो 1817 में इन्होंने 17 में कलकत्ता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। तो कलकत्ता में इन्होंने क्या किया दोस्तों? हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1817 में की। और 1817 में जब इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसी हिंदू कॉलेज को आज क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंसी कॉलेज बोला जाता है। जो कलकत्ता में आज प्रेसिडेंसी कॉलेज है उसकी जो है इसको वही बोला जाता है। 1817 में इन्होंने कलकत्ता में कौन से? हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और 1815 में, इससे पहले इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 14-15 माना जाता है, कि किताबों में 14 लिखा होता है 15, पर हम इसको 1815 लिख रहे हैं, 14-15 दोनों लिख रहे हैं। जो भी आपका बेस्ट यानी कि ऑप्शन आए उसमें जाना है। 14 हो तो 14 में जाना है, 15 हो तो 15 में जाना है, क्योंकि कुछ किताबें 14 लिखती है, कुछ किताबें 15 लिखती है। किन एग्जामों 1815 लिखा गया है उसको सही माना गया है, कहीं 1814 माना गया है उसको सही माना गया, तो हम 1814-15 लिखते हैं। और 1814-15 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। तो 14-15 में इन्होंने किसकी स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना की 14-15 में। और आत्मीय सभा की जब स्थापना की तो ये आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने एकेश्वरवाद को यानी कि भारत में एकेश्वरवाद की वकालत करने के लिए इन्होंने जो है
इस आत्म सभा की स्थापना की। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था इस सभा यानी कि इस आत्म सभा की स्थापना करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था कि भारत में एकेश्वरवाद की वकालत करना, एकेश्वरवाद की जो है हम कह सकते हैं कि एकेश्वरवादी सोच को जो है भारत में फैलाना, ये इस पूरी सभा का मुख्य उद्देश्य था, जिसमें इनके साथ में जो है द्वारिकानाथ टैगोर जो है प्रमुख सहयोगी थे। अगर आपको आत्म सभा का प्रमुख सहयोगी इनके बारे में पूछ लें तो प्रमुख सहयोगी इस समय जो थे वो कौन थे? प्रमुख सहयोगी, जी हाँ मेरे दोस्तों, इनके साथ में जो है द्वारिकानाथ टैगोर का बड़ा जो है हाथ था, बड़ा साथ देते थे द्वारिकानाथ टैगोर इनके हर कामों में। तो द्वारिकानाथ टैगोर के रूप में इनके ये सहयोगी थे और इसी सहयोगी की मदद से इन्होंने आत्म सभा की स्थापना कलकत्ता में की। तो ये आत्म सभा की बात हमने की। अब हम बात करते हैं इन्होंने 1825 में, जी हाँ मेरे दोस्तों, इन्होंने 1825 में जो है कलकत्ता में जो है वेदांत कॉलेज इन्होंने जो है कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो 1825 में इन्होंने जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो 1825 में इन्होंने क्या किया? वेदांत कॉलेज की स्थापना की। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो इन्होंने जो है 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। जैसे मैंने कहा कि 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो इन्होंने जब हिंदी कॉलेज की स्थापना की तो इन्होंने डेविड हेयर नामक जो है व्यक्ति है, यानी कि डेविड हेयर नामक व्यक्ति जो था उसकी भी जो है मदद ली थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है डेविड हेयर नामक व्यक्ति की मदद ली। इसमें इनको जो है मदद जो मिलती है वो डेविड हेयर का सहयोग मिला इसमें। ठीक है, ये एक अंग्रेज था, इसके सहयोग से इन्होंने कलकत्ता में ये बात की और यानी कि इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसी के कारण ये जो है हिंदू कॉलेज की हम कह सकते हैं कि हिंदू कॉलेज की जब स्थापना हुई तो इस व्यक्ति के सहयोग से ही कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हो पाई। तो ये बात हमने राजा राममोहन राय बारे में की। अब हम राजा राममोहन राय बारे में अगर बात करते हैं तो 1830 में यानी कि अकबर जो द्वितीय था, अकबर द्वितीय ने इनको जो है यानी कि इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड किस लिए भेजा? कि जो है इनकी पेंशन बढ़ाने के लिए जो है इनको इंग्लैंड भेजा, अपना एक तरह का दूत बनाकर इनको जो है इंग्लैंड भेजा, इंग्लैंड के राजा के पास में भेजा। तो इंग्लैंड के राजा के पास में यानी कि विलियम चतुर्थ के पास में इनको भेजा। तो सम्राट जो ब्रिटिश सम्राट था विलियम चतुर्थ के पास में इनको भेजा। और इसी अकबर द्वितीय ने, ये किसका था? बहादुर शाह का पिता था अकबर द्वितीय, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो बहादुर शाह के पिता थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने इनको जो है कहां भेजा? इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड भेजा अपना दूत बनाकर। तो इसी ने जो है राजा की उपाधि थी। तो अकबर द्वितीय ने इनको जो है अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी। ठीक है, राजा की उपाधि। ठीक है, तो अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी। ठीक है दोस्तों, और जो है इंग्लैंड में अगर हम बात करते हैं कि अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी, अब हम बात करते हैं कि ये जो है दूत बन के गए। 1833 में इनकी मृत्यु होती है। 1833 में मृत्यु होती है इनकी, कहां? ब्रिस्टल में। तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु होती है। 1833 में ब्रिस्टल में मृत्यु होती है। ब्रिस्टल में जो है, तो ब्रिस्टल में इनकी जो है मृत्यु होती है। और वहां इसी ब्रिस्टल में जो है यहां पर हरी केली इनकी समाधि पर जो है ब्रिस्टल में इनकी समाधि बनी हुई है। तो हरी केली नाटक की लाइन लिखी हुई है इनकी समाधि पर, नाटक की लाइन। ये विग्रहराज चतुर्थ का नाटक है। हरी केली विग्रहराज चतुर्थ जो थे चौहान वंश के राजा, उनका लिखा हुआ नाटक था। तो इसी नाटक की लाइन इनकी समाधि पर मिलती है। तो ब्रिस्टल में इनकी समाधि है। तो ब्रिस्टल में इनकी कहां है? समाधि है, समाधि। और ये जो है
विलियम चतुर्थ से मिलने गए थे। किस बात के लिए गए थे कि पेंशन बढ़ाने के चक्कर से जो है, पेंशन बढ़ाने की बात को लेकर अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि देना कर, हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, इनको राजा की उपाधि देकर कहां भेजा, इंग्लैंड भेजा। और इंग्लैंड जब इनको भेजा तो इंग्लैंड में इन्होंने अपनी बात रखी, अपनी जो है हम कह सकते हैं राजा की बात रखी, अपने जो है सम्राट की बात रखी। पर 1833 में इनकी जो मृत्यु हो जाती है, ब्रिस्टल में ही जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ब्रिस्टल में जो है इनकी ब्रिस्टल में जो है इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो यहां पर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। समाधि में कौन सी, हरि केली नाटक की लाइन लिखी गई है। और एक और चीज जो है इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इन्होंने, यानी कि इन्होंने जो है 20 अगस्त 1828 में, जी हाँ मेरे दोस्तों, 20 अगस्त 1828 में इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो 20 अगस्त 1828 के दिन, 28 के दिन ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने 20 अगस्त 1828 कहां पर की, कलकत्ता में। जगह कौन सी थी, तो इन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। तो मैं आपको अगर कहूं कि इन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना की, ठीक है। आज का कोलकाता, पर क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए इसको क्या लिखेंगे, कलकत्ता में इसकी स्थापना की। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य दोस्तों मैं जिसे मैं बता चुका हूं आपको, फिर भी मैं लिखा देता हूं। उद्देश्य इनका क्या था, उद्देश्य में एकेश्वरवाद को फैलाना, इसी में एकेश्वरवाद को फैलाना, ठीक है, यानी कि एकेश्वरवाद को फैलाना, जाति प्रथा का विरोध करना, प्रथा का विरोध, ठीक है। अगर एकेश्वरवाद को फैलाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, मूर्ति पूजा का खंडन होगा, मूर्ति पूजा का खंडन, अवतारवाद का खंडन हो जाएगा, अवतारवाद का खंडन, वाद का खंडन। ये बेसिकली इन्होंने जो है, इसका उद्देश्य ये था कि उन्होंने जाति प्रथा, यानी कि जाति प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, अवतारवाद का खंडन किया, एकेश्वरवाद का जो है यानी कि एकेश्वरवाद की वकालत की, और इन्होंने यानी कि बहुविवाह को जो है विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, और महिलाओं के अधिकारों के बारे में इन्होंने जो है खुलकर जो है बोला। तो महिलाओं के अधिकारों के बारे में इन्होंने जो है इस जो है समय खुलकर इन्होंने महिलाओं की जो है अधिकारों की वकालत इन्होंने जरूर की, ठीक है। तो ये जो है ब्रह्म समाज का हम कह सकते हैं उद्देश्य था। इन्होंने पुरोहितवाद का भी खंडन किया, जो पुरोहितवाद था उसका भी मैं जैसे बार बार आपको कह रहा हूं, पुरोहितवाद का भी इन्होंने खंडन किया। तो पुरोहितवाद का खंडन, ये बेसिकली क्या था, ये उद्देश्य था। तो 20 अगस्त 1828 के दिन इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब हम ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रह्म समाज की जो है किस तरह से आगे जो है ब्रह्म समाज चलता है। ब्रह्म समाज में जैसे मैंने आपको राय की मृत्यु के बाद में ब्रह्म समाज को किसने संभाला, तो राय की मृत्यु के बाद में कुछ समय तक जो है यानी कि द्वारिकानाथ टैगोर और जो हम कह सकते हैं पंडित रामचंद्र वागीश, तो पंडित रामचंद्र वागीश और द्वारिकानाथ टैगोर ने कुछ समय तक चलाया। अब क्या हुआ कि द्वारिकानाथ टैगोर के बाद में उनका पुत्र आते देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है यानी कि द्वारिकानाथ टैगोर और जो है पंडित रामचंद्र वागीश थे, वो कुछ समय के लिए चलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में कौन आ जाता है, द्वारिकानाथ टैगोर का बेटा देवेंद्रनाथ टैगोर। 1839 में इसी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, इन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कलकत्ता में की। 1840 में तत्वबोधिनी कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। तो हम कहेंगे राय की मृत्यु के बाद में क्या हुआ, राय की मृत्यु के बाद में ब्रह्म समाज का संचालन, ठीक है। तो राय की मृत्यु के बाद में ब्रह्म समाज का जो संचालन था, जी हां मेरे दोस्तों, तो ब्रह्म समाज का जो संचालन था वो किसके हाथ में चला गया, ब्रह्म समाज का संचालन कुछ समय के लिए
नाथ टैगोर, ठीक है। तो द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित जो है हम कह सकते हैं रामचंद्र वागीश। तो पंडित रामचंद्र वागीश के हाथों में चला गया, रामचंद्र वागीश, ठीक है। पंडित रामचंद्र वागीश के हाथ में चला गया। उसके बाद में ब्रह्म समाज जो है हम कहेंगे किसके हाथ में आ गया था, ब्रह्म समाज। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इनके ही पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में बोधनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधनी सभा 1840 में कलकत्ता में इन्होंने स्थापना की। उसके बाद में 1840 में, जी हाँ मेरे दोस्तों, 1840 में जो है तत्वबोधनी की सभा की स्थापना होती है कलकत्ता में। 1840 में जो है ये तत्वबोधनी कॉलेज की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? तत्वबोधनी कॉलेज की स्थापना करते हैं। तो तत्वबोधनी कॉलेज की स्थापना ये करते हैं 1840 ईस्वी में। तो 1840 ईस्वी में ये तत्वबोधनी कॉलेज की भी स्थापना कर लेते हैं। यहां तक अब हमने कहा कि मृत्यु के बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर जो है कुछ समय के लिए ये व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके मान लो पूछे कि ये व्यक्ति क्या जो है ब्रह्म समाज से जुड़ा हुआ था क्या, कि इनमें से कौन सा व्यक्ति ब्रह्म समाज से जुड़ा हुआ है, मान लो इस तरह का सवाल आ जाए तो ये जानकारी हमारे पास में होना बेहद जरूरी है कि यस ये व्यक्ति भी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इसमें हमने पंडित रामचंद्र वागीश का नाम जरूर लिया। तो पंडित रामचंद्र वागीश का नाम मैंने आपके सामने इसलिए लिया क्योंकि ये सवाल भी कहीं ना कहीं पूछा जाता है। फिर जो बागडोर किसने संभाल ली? बागडोर इनके ही पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली। 1839 में तत्वबोधनी सभा की स्थापना ये करते कलकत्ता में, ठीक है। इनके अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो बिल्कुल आपको ऐसा जवाब देना है, ठीक है। 1840 में तत्वबोधनी कॉलेज की भी इन्होंने स्थापना की। जब तत्वबोधनी कॉलेज में की तो 1843 में इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की वैसे सदस्यता ले ली थी। 40 के बाद में 40 में तो इन्होंने ये काम किया, 1843 में इन्होंने ब्रह्म समाज की सदस्यता ले ली। अब हम बात करते हैं कि यहां से जो है केशव चंद्र सेन एक व्यक्ति होते हैं जो वाक्पटुता में और अपने उदारवादी विचारों के लिए बड़े प्रसिद्ध होते हैं और इन्होंने ब्रह्म समाज को जो है भारत के अलग अलग कोनों में फैलाए। तो अब यहाँ आते हैं केशव चंद्र सेन, और केशव चंद्र सेन जो है इन्हीं को जो है दोस्तों यानी कि आचार्य बनाया जाता है ब्रह्म समाज का, ठीक है। ब्रह्म समाज का आचार्य केशव चंद्र सेन को बनाया जाता है। इन दोनों की जोड़ी कुछ समय तक काम करती है, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन की। पर होता क्या है दोस्तों, केशव चंद्र के अति उदारवादी जो विचार थे इन दोनों के बीच में मतभेद पैदा कर देते हैं, और हम देखते हैं कि 1865 में पहली बार ब्रह्म समाज का विघटन होता है, ब्रह्म समाज का विभाजन होता है। तो अब हम पढ़ते हैं ब्रह्म समाज का विभाजन। तो ब्रह्म समाज का विभाजन हम पढ़ते हैं, केशव चंद्र सेन आ जाते हैं, आचार्य के पद पर आ जाते हैं। अब केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचार से, जी हाँ मेरे दोस्तों, केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों से क्या होता है कि ब्रह्म समाज में पहला विच्छेद हमको देखने को मिलता है, और पहला जो है हम कह सकते विभाजन देखने को मिलता है। तो प्रथम विभाजन जो होता है, यानी कि प्रथम विभाजन होता है ब्रह्म समाज में, प्रथम विभाजन 1865 में होता है, ठीक है, जिसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। 1865 में ब्रह्म समाज में विभाजन, और ब्रह्म समाज में विभाजन होता है तो ब्रह्म समाज दो भागों में टूट जाता है। ब्रह्म समाज दो भागों में टूट जाता है। एक हो जाता है आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, और एक जो हो जाता है आदि ब्रह्म समाज, और एक होता है भारतीय ब्रह्म समाज। क्या होता है? भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज जो है वो कौन चलाता है? आदि ब्रह्म समाज जो है देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? नेतृत्व करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर।
देवेंद्रनाथ टैगोर इसका क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज चलता है। ठीक है, नेतृत्व इनके हाथ में। और अगर हम भारतीय ब्रह्म समाज के बारे में बात करें तो भारतीय ब्रह्म समाज में नेतृत्व कौन करता है, नेतृत्व करते हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन ये करते हैं, इसका नेतृत्व है। इसका जो हम कह सकते हैं ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है, नारा क्या था इसका, ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है, ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है, ये इसका नारा था, हिंदूवाद है। ठीक है, तो ये इसका हम कह सकते हैं नारा था, ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद नारा है। आप देखिए केशव चंद्र सेन ने, यानी कि अगर हम केशव चंद्र सेन की बात करें तो इन्होंने जो है संगत सभा की स्थापना की, संगत सभा की स्थापना की स्थापना। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने जो है, दूसरी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने इंडियन मिरर नामक एक अखबार की बात की, इंडियन मिरर नामक पत्रिका, जो दैनिक जो है पत्रिका, पहली दैनिक पत्रिका थी। ठीक है, इंडियन मिरर नामक। फिर इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना की। तो एक इन्होंने जो है हम कह सकते हैं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की बात, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, इसकी भी इन्होंने स्थापना की। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन मिरर नामक पत्रिका, ठीक है, संगत सभा की भी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। ठीक है, तो ये केशव चंद्र सेन ने भी, यहां पर आप देखोगे केशव चंद्र सेन ने 1872 में जो है, यानी कि ये जो है केशव चंद्र सेन जो है 1872 में या ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करते हैं। इस यानी कि हम कैसे भारतीय ब्रह्म समाज ने क्या किया, ब्रह्म विवाह अधिनियम भी पारित करते हैं 1872 में। बाकी की जो बात है हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही, बाकी हम आगे जो है इसी कड़ी में भारतीय सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के ऊपर जो विशेष जो बातें हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे।